नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए सब्सक्राइबर की भेजी एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बात है 8 साल पुरानी। फेसबुक पर लड़की से मेरी दोस्ती हुई थी। नाम था उसका आरोही। उस समय मैं 19 साल का रहा होऊंगा, वो भी मेरे ही उम्र की थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। कुछ दिन तक तो सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन मैंने उससे मिलने की जिद की। वो मना करती रही। फिर बहुत बोलने पर वो मान गई। उनके कॉलेज से कईयों आउटिंग पर जा रहे थे। वो मेरे बहुत बोलने पर उसने मुझे भी बुला लिया। मैं भी उनकी बस का पीछा करते हुए पहुंची गया नैनीताल। साथ में 2 दोस्तों को लेकर हम कार में गए थे। फिर आखिर वो पल आ ही गया जब उसने मुझे कॉल करके बताया कि वो बाजार में अपने दोस्तों के साथ खरीदारी कर रही है। मैं उसे वहां आकर मिलूं। मैं दोस्तों को साथ लेकर उससे मिलने चला गया क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस भी था। वो मुझे खुद ही आकर मिली पर मैं तो उसे देखते ही रह गया था। वो बहुत खूबसूरत थी। मेरे दोस्त तो मुझे मानी गए कि इतनी सुंदर लड़की ने मुझे भाव दिया था। 4 दिन का टूर था। अभी एक ही दिन हुआ था कि मेरे दोस्तों ने मुझे उसके साथ दोस्ती आगे बढ़ाने को बोलने लगे। एक ने तो ये तक कह दिया कि यहाँ से जाते ही आरोही तुझे भूल जाएगी। आखिर कहाँ वो कहाँ तू। पहले तो मैं नहीं मान रहा था क्योंकि मुझे तो आरोही बहुत ही अच्छी लड़की लग रही थी। पर रात भर वो दोनों मेरे कान भरते रहे। आखिर मैं भी उससे इस बारे में बात करने को मान गया। जब दूसरे दिन मैं अपने होटल से उनसे मिलने गया तो पहले से वहाँ अपने दोस्तों के साथ मौजूद थी और उसके साथ 2 लड़के और थे जिसके साथ आरोही खुलकर हंसी मजाक कर रही थी। पहले तो मैंने बुरा नहीं माना पर बाद में मेरे दोस्तों ने मुझे फिर से कहा, देख अगर तूने इसके साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ाया तो ये पक्का तुझे छोड़कर चली जाएगी। अब मेरे दिमाग में भी यही बात घर कर गई थी। फिर मैं आरोही को लेकर घूमने चला गया। आज मैं उससे कुछ ज्यादा ही करीब होकर बात कर रहा था। 1-2 बार उसने भी टोका पर मैंने हर बार अपने प्यार का हवाला देकर उसे यही कहा, यही समझाया, प्यार में ये सब होता रहता है। उस दिन रात के 9 बजे सभी अपने अपने होटल में लौट गए। आज तीसरा दिन था और मैंने सोच रखा था मैं आरोही के साथ अपना संबंध आगे बढ़ाकर ही मानूंगा। फिर आरोही उस दिन मेरे साथ मिलने आई। मेरे दोस्तों ने भी मुझे ऐसे आगे ढकेल दिया जैसे मैं कोई बहादुरी का काम करने जा रहा हूँ। आरोही इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं रोज की तरह उसके साथ घूमना फिरने लगा। वो भी बहुत खुश थी कि तभी मैंने उसके होटल रूम को देखने की जिद की। वो भी मान गई। वो मुझे अपने होटल रूम दिखाने के लिए अपने साथ ले गई। कुछ देर तो हम लोगों ने आराम से बात की पर मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था और धीरे धीरे मैं आरोही के पास आने लगा। मैंने अपनी हसरत को प्यार का नाम देकर पूरा कर ही लिया। आरोही बहुत अच्छी लड़की थी। उसका प्यार सच्चा था। उसने बुरा नहीं माना और मुझसे शादी की बात की। मैं भी मान गया। उस दिन होटल आकर मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं आरोही से शादी करने वाला हूँ और मैं अपने माता पिता से इस बारे में बात करने वाला हूँ। पहले तो वो दोनों थोड़ा चौंक गए, फिर खुश हुए। फिर हम सब अपने अपने कमरे में सो गए। टूर का आखिरी दिन मैं बहुत खुश था। सुबह में नहाकर वॉशरूम से निकला ही था कि मेरे दोस्त भाग भाग कर आए और मेरे को बोलने लगे, मैंने कहा था ना आरोही तेज लड़की है, तुझे पता है उसका कहीं कोई पता नहीं है। उसकी सहेली का कहना है कि वो शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है।
ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने मन ही मन में उसको बहुत अनाप शनाप कहा, उसके बारे में गंदा सोचा। उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अब तो हमारा संबंध बहुत आगे बढ़ चुका था। वो दिन है और आज का दिन है। मैं अभी तक आरोही को और उसके द्वारा किए गए उसके दाग को कभी नहीं भूल पाया। अचानक हवा का झोंका आया। मैं बस में बैठकर जिस दोस्त के क्रियाक्रम में शामिल होने जा रहा था, उनका घर गांव में पड़ता था, जो नैनीताल के रास्ते से होकर गुजरता था। मैंने इधर उधर देखा तो हैरान रह गया। मेरे से 4 कदम की दूरी पर आरोही सफेद रंग के सूट पहने हुई बैठी थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसको देखते ही मुझसे नहीं रहा गया। मैंने उसको आवाज दी, आरोही। वो मेरी तरफ मुड़ी और मुझे देखकर खुश हो गई। मैंने उसको अपने पास बैठने के लिए कहा और अब हम अपने पुराने दिनों को याद करने लगे कि कैसे हम छुट्टी मनाने गए थे, कैसे सारे दोस्तों के साथ हमने मजे किए थे। 1 घंटे तक हम आराम से अपनी बात करते ही रहे। तभी आरोही ने पूछा कि यहाँ कैसे आना हुआ। मैंने कहा कि मेरे साथ जो 2 दोस्त गए थे ना, जो नैनीताल में मेरे साथ आए थे, उनमें से एक की अचानक मौत हो गई है। उसके घर से मुझे बुलाया था तो बस उसी के घर जा रहा हूँ। उसी समय आरोही मुझे बोलती है, मैंने तो सुना है कि तुम्हारे साथ जो 2 लड़के आए थे, उनमें से जिस लड़के की तुम बात कर रहे हो, उसके अलावा जो दूसरा लड़का था, उसकी भी आज सुबह अनिश्चित अवस्था में मौत हो गई है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। पर मैंने तब ये सोचा, हो सकता है आरोही उन्हें ठीक से जानती नहीं होगी। तभी आरोही कहती है, मैं बहुत सालों से तुमसे कुछ कहना चाहती थी। मैंने पूछा क्या? उसने कहा बस इतना ही कि उस रात मैं कहीं नहीं गई थी, बल्कि तुम्हारे दोनों दोस्तों ने तुम्हारे नाम से मुझे रात को तुम्हारे रूम में बुलाया था और कहा था कि तुम कहीं से गिरकर घायल हो गए हो और घायल हो। मुझसे रहा नहीं गया और जब मैं वहां पहुंची तो उन लोगों ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, आखिर फंस गई ना हमारे जाल में। मैं वहां से जाती उससे पहले ही उन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया और मेरे साथ 1 घंटे तक जबरदस्ती की और बाद में मुझे पता चला कि वो तुम्हारे नहीं, तुम्हारे दोस्तों का रूम था। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने आरोही को पूछा, ये तुमने मुझे उस समय क्यों नहीं बताया? आरोही ने मुझे नम आंखों से कहा, क्योंकि उस दिन मैंने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी थी। तुम तो उस दिन मुझे बेवफा समझकर नैनीताल से चले गए और उसके बाद तुम कितने सालों बाद आज यहाँ आए हो। मैं इतने सालों से तुम्हें ये बताने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, पर अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि उन दोनों की करने की बहुत भयानक सजा उन्हें मैं दे चुकी हूँ और अब तुम्हें भी सच्चाई पता चल चुकी है। अब मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने बस उससे इतना ही कहा, मुझे माफ कर दो आरोही, बस इतना ही कहना चाहता हूँ तुमसे कि मैं तुमसे तब भी प्यार करता था, अब भी प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, दूसरी कहानी सुनते हैं। कहानी को शुरू करते हैं। सन 2017 अक्टूबर का महीना चल रहा था। वातावरण में हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई थी। इस हल्के हल्के ठंडे वातावरण में स्कूली बच्चे आपस में हंसी मजाक करते हुए साथ साथ विद्यालय जा रहे थे। विद्यालय जाते समय रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था, जिसे वैकुंठ धाम नाम दिया गया था। यात्रियों को, आने जाने वाले लोगों को असुविधा ना हो, इस बात पर ध्यान रखते हुए शमशान घाट के रास्ते के बगल से एक दूसरा रास्ता निकाल दिया गया था, ताकि लोग शमशान घाट ना जाकर उस रास्ते से आया जाया करें। लेकिन बच्चे तो बच्चे, उन्हें क्या पता कि शमशान घाट के जाने वाला रास्ता सही है या गलत। कुछ बच्चों को दूसरा रास्ता पसंद आता था, लेकिन 3 ऐसे बच्चे थे जो हमेशा उस शमशान घाट के रास्ते से आया जाया करते थे। तीनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे और तीनों का नाम प्रिंस, हेमंत और आर्यन था।
जब भी ये तीनों शमशान घाट के रास्ते से निकलते तो कभी कभार शमशान के अंदर जलती चिता को देखने लगते। इस पर वहाँ मौजूद लोगों में से कुछ लोग बच्चों को वहाँ खड़े रहने से मना करते, जिस पर ये लोग वापस भाग के स्कूल के लिए आ जाते। एक दिन की बात है, हेमंत आर्यन के घर गया कि कल संडे है, छुट्टी के दिन का कोई प्लान है क्या। आर्यन बोलता है कोई खास प्रोग्राम तो मैंने नहीं बनाया है, प्रिंस से पूछ लो, उसके घर के पीछे मैदान भी है, उसमें मैच खेलने जाएगा, उसको कोई आपत्ति ना हो तो। आर्यन प्रिंस के घर जाता है, साथ में हेमंत भी होता है। प्रिंस कहता है कल तो खाली रहूंगा, कोई खास काम नहीं है, तुम दोनों कल मेरे घर आ जाना, शाम को मैच खेलेंगे। अगले दिन रविवार की शाम को आर्यन हेमंत के साथ प्रिंस के घर चला जाता है। दोनों 2 घंटे तक तीनों मैच खेलते हैं। मैच खेलने के बाद प्रिंस की बड़ी बहन कंचन तीनों के लिए नाश्ता चाय लेकर आती है। तीनों बड़े आराम से खाकर छत पर टहलने के लिए पहुंच जाते हैं। छत पर जाकर इधर उधर देखते हुए तीनों को सामने रोड से एक छोटी बस दिखाई देती है। लाश का वास्ता और बस के ऊपर किसी की अर्थी रखी होती है। तीनों लोग ध्यान से इस बस को देखते रहते हैं। थोड़ी देर में बस बैकुंठ धाम के नाम के शमशान के सामने जाकर रुकती है। लोग उतरते हैं, अर्थी को अपने कंधे पर उतारते हैं और शमशान घाट के अंदर ले जाते हैं। ये देखकर आर्यन प्रिंस से कहता है शमशान चलें, चलकर देखते हैं कि लोग लाश को कैसे जलाते हैं। हेमंत भी इस बात से सहमत हो जाता है, लेकिन प्रिंस कहता है नहीं, अभी जाएंगे तो वहाँ कई लोग होंगे जो मना करते हैं। एक काम करते हैं, 6 बज रहे हैं, 2 घंटे बाद जाएंगे, क्योंकि मैंने कई बार देखा है रात में लोग लाश को नहीं जलाते, सूरज ढलने से पहले ही लाश को जलाया जाता है। आर्यन और हेमंत प्रिंस की इस बात पर राजी हो जाते हैं। 2 घंटे बाद रात के करीब 8 बजे तीनों लोग घर में किसी को बिना बताए शमशान पहुंच जाते हैं। शमशान में एक अजीब सा सन्नाटा होता है और अजीब सी शांति होती है। तीनों जगहों पर अलग अलग चिता जल रही होती है। 2 जगह पर चिता बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी होती है, हल्की हल्की अभी भी उनमें आग लग रही होती है। तीनों शमशान में मौजूद एक बहुत बड़ा विशाल पीपल के पेड़ को देखते हैं। शमशान में मौजूद लाइट की रोशनी में उसे पीपल के पेड़ में छोटी छोटी मिट्टी की हंडियां लटकी होती हैं। प्रिंस हेमंत से पूछता है इन हंडियों में क्या होगा। हेमंत बताता है जो लोग मर जाते हैं उनके लिए इसमें खाना पानी टांग कर लटका दिया जाता होगा, ताकि मरने के बाद उनकी आत्मा इनमें से निकाल निकाल कर खाए। तीनों इस बात पर हंसते हैं। तभी पीपल के पीछे से एक बड़ी भारी आवाज आती है। कौन है वहाँ, किस बात की हंसी हो रही है। तीनों सहम जाते हैं। पीपल के पीछे से एक काले रंग का साया निकल के आता है। रोशनी में आने पर पता चलता है कि कोई साधु है जिसने लंबे लंबे मोटे बाल रखे हुए हैं, नीचे केवल एक धोती पहनी है, ऊपर अजीब सी माला पहनी है जिसमें से एक माला हड्डी की होती है। उसके एक हाथ में लोहे का एक चिमटा और दूसरे हाथ की मुट्ठी में कुछ बंद रहता है। तीनों उस साधु को देखकर डर जाते हैं। साधु पूछता है यहाँ क्या करने आए हो रात में। यहाँ रात में कोई नहीं आता, तुम लोगों को असुविधा ना हो इसलिए दूसरा रास्ता बनाया गया है, उस रास्ते से आया जाया करो, यहाँ से चले जाओ। इतना बोलकर साधु पलट जाता है। तीनों जाने लगते हैं। तब तक हेमंत कहता है क्या आपने भूत देखा है। हेमंत की बात सुनकर साधु को थोड़ा आश्चर्य होता है। वो बोलता है क्या कहा। हेमंत कहता है क्या आपने भूत देखा है। साधु को हल्की सी हंसी आ जाती है। वो हेमंत से कहता है क्यों, तुम्हें क्या करना है। हेमंत कहता है हम देखना चाहते हैं क्या भूत होते हैं या नहीं। साधु कहता है भूत देखोगे, पता चल गया कि अगर भूत होते हैं तो क्या करोगे। हेमंत कहता है यकीन हो जाएगा हम लोगों को। मम्मी बहुत डराती है कि वहाँ ना जाओ, भूत रहता है। दादी भी डराती है, इधर आ जाओ। तो कम से कम भूत को देखने के बाद हम भूत से ये कहेंगे कि जब भी हम कहीं जाया करें तो हमारे सामने मत आया करें और हम लोगों को डराया ना करें। साधु हेमंत की बात सुनकर
हंस पड़ता है और कहता है, जाओ बच्चों जाओ, तुम लोग अभी बहुत छोटे हो। भूत किसी को डराता नहीं, ना किसी के सामने आकर उनका रास्ता रोकता है। हाँ, जब कोई भूत की चीज को नुकसान पहुंचाता है तब भूत नुकसान पहुंचाता है। तुम बहुत छोटे हो, घर जाओ। साधु की बात सुनकर तीनों शमशान से वापस अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन सोमवार को तीनों उसी शमशान वाले रास्ते से जाते हैं। शमशान के अंदर जाकर तीनों उस साधु को देखते हैं, लेकिन वो साधु उन्हें दिखाई नहीं देता है। तीनों विद्यालय पहुंचकर इस बारे में सोचते हैं कि कैसे उस साधु से बात करके किसी तरह भूत को देखा जाए। लंच के समय तीनों मिलकर खाना खाते हैं और एक प्लान बनाते हैं। 3 बजे छुट्टी होती है। तीनों विद्यालय से निकलकर वापस उसी शमशान के अंदर आते हैं और आकर शमशान में कुछ जगहों पर पत्थर की बनी हुई चबूतरे होते हैं। उनमें से एक चबूतर पर बैठ जाते हैं। चबूतर पर बैठकर सामने कुछ दूरी पर 2 चिता जल रही होती हैं। उनको देखने लगते हैं। तब तक इनके पीछे से फिर से वही भारी आवाज आती है, तुम लोग फिर आ गए। ये तीनों झटके से अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ते हैं। उनको वही साधु दिखाई देता है जो कल रात में ही मिला था। साधु इनके सामने आता है। उसके एक हाथ में 2 केले और दूसरे हाथ में एक सेब होता है। पूरे शरीर पर सफेद रंग की कोई भस्म लगी होती है। माथे पर लंबा गोल तिलक, दोनों हाथों में लाल रंग की अजीब सी चिन्ह बने होते हैं और गले में वही हड्डियों की माला पड़ी होती है। साधु इनके सामने आकर केला और सेब तीनों को देता है और बोलता है, बच्चों तुम लोग यहाँ ना आया करो, बार बार यहाँ क्यों आते हो। हेमंत कहता है, हमें एक बार भूत दिखा दीजिए, फिर हम लोग यहाँ नहीं आएंगे। साधु कहता है, तुम लोग अभी बच्चे हो, क्यों इन सब चीजों में पढ़ना चाहते हो। आर्यन कहता है, हम लोग दोबारा कभी नहीं आएंगे, वादा करते हैं। आप बस एक बार भूत दिखा दीजिए। क्या सच में भूत होता है? हम देखना चाहते हैं। साधु वापस जाने लगता है। 5 कदम चलकर रुकता है, वापस इनके पास आता है और इनसे कहता है, अगर तुम लोगों को सच में भूत दिखाई दिया तो दोबारा यहाँ नहीं आओगे। तीनों एक साथ कहते हैं, हाँ हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे, वादा करते हैं। साधु बोलता है, ठीक है अभी जाओ, कुछ दिनों बाद दीपावली आने वाली है। दीपावली के अगले दिन सुबह मेरे पास आना। तीनों खुशी खुशी जाने लगते हैं। तभी साधु तीनों को रोकता है और बोलता है, तुम तीनों को मेरे लिए एक एक चीज लेकर आनी पड़ेगी। तीनों बोलते हैं, बताइए क्या लाना है। साधु बोलता है, एक लड़का मेरे लिए मिठाई लाएगा, दूसरा मेरे लिए फल लाएगा और तीसरा मेरे लिए देसी शराब लेकर आएगा। तीनों शराब की बात सुनकर चौंक जाते हैं। हेमंत कहता है, ये नहीं हो सकता, हम लोग शराब नहीं ला सकते। आप इसके अलावा जो कहेंगे हम ले आएंगे। साधु सोचता है, 2 मिनट बाद बोलता है, ठीक है 1 लीटर गाय का दूध लेकर आना। इसके बाद बिना कुछ कहे शब्दों से बाहर चले जाते हैं। तीनों वापस अपने घर आ जाते हैं। 1 हफ्ते बाद दीपावली आने वाली होती है। उसी की तैयारी सब मिलकर करने लगते हैं। दिवाली वाले दिन तीनों मिलकर खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं और आपस में ये भी तय कर लेते हैं कि फल, मिठाई और दूध कौन कौन लेकर अगले दिन सुबह उस अघोरी से मिलेगा। अगले दिन तीनों जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। हेमंत केले और सेब लेकर जाता है। आर्यन 2 तरह की मिठाई का एक डिब्बा लेकर जाता है और प्रिंस 1 लीटर की प्लास्टिक की बोतल में गाय का दूध लेकर जाता है। तीनों शमशान घाट पहुंच जाते हैं और पीपल के पेड़ के पास चारों चबूतरे में से एक चबूतरे पर बैठकर अघोरी का इंतजार करते हैं। 10-15 मिनट आधे घंटे बाद अघोरी आता है। तीनों से कहता है, आ गए तुम लोग, मुझे तो लगा तुम लोग भूल गए होगे। हेमंत कहता है, हम लोग भूत देखना चाहते हैं, आपने जो कहा था वो हम ले आए हैं, अब आप हमें भूत दिखाइए। अघोरी हंसने लगता है और बोलता है, भूत क्या मेरी माला में लटका हुआ है जो दिखाया जाए, या मेरे बालों में रखा हुआ है कि हाथ से बाहर निकालकर दिखा दूं कि लो ये भूत है। भूत देखना है तो आज रात को 12 बजे इस पीपल के पेड़ के सामने वो देखो जो छोटा सा मैदान है, वहाँ कब्र बनी हुई है।
उस कब्र के पास आ जाना, मैं वहीं मिलूंगा, भूत भी दिखाऊंगा। लेकिन मेरी ये बात किसी और को बताई तो ना भूत देख पाओगे कभी और ना मुझे। रात को 12 बजे आना, इतना बोल के अघोरी जाने लगता है। तब तक प्रिंस कहता है, लेकिन हम रात को 12 बजे घर से कैसे निकलेंगे? अघोरी पलटता है और बोलता है, ये तुम्हारा काम है, रात को 12 बजे आना। अघोरी चला जाता है। तीनों आपस में सोचते हैं कि रात को 12 बजे कैसे निकला जाए। तब हेमंत कहता है, एक तरीका है। दोनों बोलते हैं, क्या? हेमंत कहता है, मेरे घर के बाहर वाली बाउंड्री छोटी है, आज रात को तुम दोनों मेरे घर रुक जाना। 11:30 बजे किसी को बिना बताए हम दोनों चुपचाप बाउंड्री फांद के यहाँ आ जाएंगे। प्रिंस और आर्यन को हेमंत की बात ठीक लगती है। तीनों आपस में तय करते हैं कि आज की रात हेमंत के घर रुकेंगे और 11:30 बजे शमशान के लिए आ जाएंगे। तीनों शमशान से बाहर अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। रात के 11:30 बजे जब सब लोग सो चुके होते हैं, हेमंत, प्रिंस, आर्यन तीनों घर से दबे पांव अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से उतरकर घर के मेन दरवाजे पर आकर धीरे से दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे से बाहर निकलकर बाउंड्री फांद के तीनों शमशान आ जाते हैं। शमशान में आकर उसी पीपल के पेड़ पर जहां मिट्टी की हंडिया लटकी हुई होती है, उसके नीचे वाले चबूतरे पर तीनों बैठ जाते हैं। रात के समय अक्टूबर के महीने में ठंड लगने लगती है। तीनों की दिल की धड़कन इस समय तेज हो चुकी होती है। उन्हें डर लग रहा होता है कि हम लोगों ने जिससे हमने भूत देखने की बात कह तो दी है, लेकिन अगर इसका नतीजा गलत हो गया तो क्या होगा। 15 मिनट बाद खटखट की आवाज से तीनों चौंक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई चलते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा है। उन्हें एक काला रंग का साया दिखाई देता है। तीनों घबराकर एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लेते हैं। रोशनी में आने से पता चलता है कि ये साया अघोरी का है। अघोरी इन तीनों को देखकर मुस्कुराता है और बोलता है, आ गए तुम लोग, मुझे यकीन तो नहीं था कि तुम लोग आओगे, लेकिन अब आ गए हो तो मेरे पीछे पीछे आओ। अघोरी इन तीनों को लेकर शमशान की दूसरी तरफ के हिस्से में जहां मुर्दों को गाड़ा जाता है वहां ले आता है। वहां कोने में एक जगह में ये तीनों देखते हैं एक काले रंग का कपड़ा बिछा हुआ है। उसके ठीक सामने एक काले रंग का कपड़ा बिछा हुआ है जिस पर नींबू, कुछ खास तरह के रंग लगे हुए पत्थर, अलग से डिब्बे में सिंदूर, अगरबत्ती, धूप बत्ती, चाकू, एक कटोरी में लाल रंग का सफेद मांस और बगल में ही एक शराब की बोतल रखी हुई होती है। इन सामान के सामने एक आदमी की खोपड़ी देखकर तीनों का दिल मुंह में आ जाता है। तीनों का मन तो होता है कि इसी समय यहाँ से भाग जाएं, लेकिन मन ही मन तीनों एक दूसरे को देखकर यह सोचते हैं कि अब आ ही गए हैं तो भूत को देखे बिना वापस तो नहीं जाएंगे। आर्यन डरते डरते कांपती हुई आवाज में अघोरी से पूछता है, ये भूत है? अघोरी खोपड़ी को हाथ में लेता है, हंसता है। उसके हंसने से ऐसा लगता है जैसे शमशान में कई हड्डियां आपस में रगड़ रही हो। अघोरी बोलता है, ये भूत नहीं है, भूत इसके अंदर आएगा। तुम लोग सामने एक गोला घेरा देख रहे हो, उस घेरे के अंदर जाकर बैठ जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, उस घेरे से बाहर मत निकलना। वहाँ से तीनों लोग 5 फीट की दूरी पर उस गोले के घेरे के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। सबसे पहले अघोरी एक बोतल जिसमें पानी भरा होता है उसको लेकर सारे सामान के ऊपर छिड़कता है, अपने ऊपर भी छिड़कता है। फिर वो दूसरी बोतल जिसमें शराब भरी होती है वो लेकर अपने ऊपर छिड़कता है, सारे सामान को सामने रखता है और उसमें थोड़ी सी शराब अपनी हथेली में लेकर उस इंसान की खोपड़ी के मुंह में डालता है। उसके बाद अघोरी अपने सामने एक छोटा सा हवन कुंड रखा, उसमें कुछ लकड़ियां डालकर अग्नि जलाता है और कुछ संस्कृत शब्दों से संबंधित मंत्र बोलने लगता है। मंत्र तो इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन इन लोगों को ये जरूर पता चल जाता है कि अघोरी भूत को बुला रहा है। 10 मिनट बाद आर्यन घड़ी देखता है, 12:05 हो रहे होते हैं। तभी अचानक आंख बंद किए हुए अघोरी बोलता है, आ गया तुम्हारा भूत। डर के मारे आर्यन, हेमंत और प्रिंस तीनों की सांस रुक जाती है।
दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तीनों एक दूसरे का हाथ कस के दबा के पकड़ लेते हैं। अघोरी मानो कंकाल की खोपड़ी धीरे से दोनों हाथों से उठाकर जलते हुए उस अग्नि के छोटे से कुंड में बीचों बीच रख देता है। सही से खोपड़ी को बैठाने के बाद अघोरी दोनों हाथों को उल्टा करके आपस में चिपकाकर आंख बंद करके धीरे धीरे होठों से कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता है। तीनों आश्चर्य से देखते हैं कि अघोरी ने जलती हुई अग्नि में मानो कंकाल की खोपड़ी को जब अग्नि के कुंड में रखा था तो अघोरी के न हाथ में कुछ जला न उसे ही तेज आज कुछ महसूस हुआ। कुछ सेकंड बीते होंगे कि शमशान में हल्की सी आंधी चलने लगती है। पेड़ों के पत्ते खड़खड़ के आवाज से एक दूसरे से टकराने लगते हैं। जिस पीपल के पेड़ पर उन्होंने हड्डी लटकी हुई देखी थी वो हड्डियां धीरे धीरे हिलने लगती हैं। तीनों लड़के डर के मारे एक दूसरे को कस के पकड़ लेते हैं, लेकिन अघोरी वैसे ही चुपचाप शांत अपने होठों से मंत्र बुदबुदा रहा होता है। उसे बाहर की स्थिति से कोई मतलब नहीं होता कि बाहर वातावरण में क्या हो रहा है। तभी अग्नि के उस छोटे से कुंड में जो मानव कंकाल की खोपड़ी रखी होती है उस खोपड़ी के दांत आपस में कट कट की आवाज करने लगते हैं। तीनों लड़कों के माथे से पसीने की बूंद निकलकर गले तक आ जाती है। तीनों ध्यान से देखते हैं, मानो कंकाल की खोपड़ी कट कट आवाज करती हुई अग्नि कुंड से धीरे धीरे ऊपर हवा में उड़ती है। कुंड के बिल्कुल ऊपर आकर वो खोपड़ी रुक जाती है। तीनों ध्यान से उस खोपड़ी को देख रहे होते हैं। खोपड़ी अघोरी की तरफ घूमती है, वैसे ही कटकट करके आवाज निकालती है, फिर वापस इन तीनों लड़कों की तरफ कटकट आवाज करती हुई धीरे धीरे इनके करीब आने लगती है। तीनों लड़के एक साथ चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। बाबा जी इस खोपड़ी को रोक लीजिए। बाबा जी खोपड़ी को अपनी तरफ बुला लीजिए। लेकिन अघोरी पर उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे उसे बाहर का कुछ सुनाई देना बिल्कुल बंद हो गया है। वो वैसे ही चुपचाप दोनों हाथों को उल्टे जोड़कर अपने होठों से मंत्र बोल रहा होता है। प्रिंस की अचानक चीख निकल जाती है। दोनों बच्चे प्रिंस को कस के पकड़ लेते हैं ताकि वो घेरे से बाहर न गिर जाए। दोनों डरते डरते अघोरी की तरफ देखते हैं। अघोरी धीरे से आंख खोलता है। उसकी आंख खुलते ही मानो खोपड़ी वापस हवा में ही पीछे जाने लगती है। पीछे जाकर वापस अघोरी के सामने खोपड़ी जमीन पर बैठ जाती है। अघोरी शराब की बोतल में से थोड़ी शराब निकालकर खोपड़ी पर डालता है, खड़ा होता है और बच्चों के पास आता है। उसके एक हाथ में एक गिलास में शायद पानी होता है। वो पानी हेमंत को देकर कहता है कि इस लड़के पर ये थोड़ा छिड़क डालो और उसे पानी पिलाओ। हेमंत तुरंत अघोरी की बात मानता है। 2 मिनट बाद प्रिंस को होश आ जाता है। रात के 2 बज चुके होते हैं। अघोरी तीनों से कहता है, देख लिया भूत, इस खोपड़ी के अंदर मैंने एक आत्मा को ही बुलाया था। अब आगे से ऐसी जिद मत करना, अब घर जाओ। तीनों लड़के अघोरी के सामने हाथ जोड़कर घर के लिए भागने लगते हैं। भागते भागते तीनों हेमंत के घर आते हैं। बाउंड्री फांदकर और सबकी नजर से बचकर चुपचाप हेमंत के कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। तीनों का डर के मारे अभी भी बुरा हाल होता है। हेमंत नीचे जाता है, 3 गिलास में पानी लेकर आता है। तीनों पानी पीते हैं और बिना एक दूसरे से कुछ बोले चुपचाप सो जाते हैं। तीनों की सुबह 9 बजे आँख खुलती है। तीनों आपस में ये तय करते हैं कि अब हम कभी शमशान नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरह भगवान का वजूद है उसी तरह शैतान का भी वजूद है। हम लोगों को ईश्वर के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। शैतान, भूत प्रेत, अघोरी, तांत्रिक, इन लोगों से कभी भी कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। तीनों आपस में ये वादा करते हैं कि अब कभी दोबारा शमशान वाले रास्ते पर नहीं जाएंगे और अब ना ही अघोरी से दोबारा कभी जिंदगी में मिलेंगे। तीनों अच्छे नागरिक बनेंगे और माता पिता द्वारा बताए गए रास्ते पर चलेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।